आयोजन का एक हिस्सा है जिसकी खुशनसीबी मेरे हिस्से में आई है। और ये बहुत खूबसूरत बात है कि हिंदी कहानी के दो प्रतिष्ठित रचनाकार जो दो पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करती हैं एक साथ यहाँ हैं, और ये इस लेखक से मिले को शायद ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। कि शुरुआती जो दिन थे वो अलग अलग शहरों में बीते और अलग अलग जगहों पे आप रहीं, तो क्या इसने आपके लेखन को, यानी मैं सीधे सीधे कहूँ कि घुमक्कड़ी जो है या अलग अलग जगहों पे जाना लेखन में मदद करता है, या आप इसे किस तरह देखती हैं? तो ये सवाल पूछ रही हैं तो मैं कहूँगी हाँ ज़रूर। मेरे जीवन में कि घुमक्कड़ी, मेरे पिताजी सरकारी अफसर थे तो उनका तबादला होता था जगह जगह, और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में मेरा बचपन बीता है। और मुझे लगता है कि जिस पीढ़ी की मैं हूँ, मैं इस घुमक्कड़ी के कारण बच गई कि हिंदी भी साथ साथ मुझको विरासत में मिलती रही, क्योंकि मैं छोटे शहरों में, यूपी के छोटे शहरों में, मेरे पिताजी का तबादला छोटे बड़े शहरों में होता रहा, तो स्कूल में अंग्रेज़ी सीखती थी लेकिन मैंने चारों ओर से मैं हिंदी तरह तरह से उठाती रही। तो ये घुमक्कड़ी किसी न किसी तरह से उसने ज़रूर मुझे प्रभावित किया, मुझ में एक एडवेंचर का जज्बा दिया और भाषा के संग खेल करने का जज्बा दिया, जो अगर मैं बिल्कुल पारंपरिक तरह की मेरी शिक्षा दीक्षा होती तो शायद मैं ना करती। तो मुझे लगता है कि ज़रूर इसका अच्छा ही कोई असर हुआ होगा, और उम्मीद करती हूँ ममता जी जैसे वरिष्ठ लेखक मानते हैं इस बात को। ममता जी, मैं आपसे इस तरह से इस बात को करना चाहूँगी कि जो परिवेश होता है आपके पास शादी के पहले भी और शादी के बाद भी साहित्यिक परिवेश था, तो ये एक चुनौती की तरह आता है कि एक सहज उपहार की तरह आता है? आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा मध्य प्रदेश से भी बहुत गहरा और लंबा नाता रहा है। तो ऐसा है कि मैंने जब होश संभाला तब से मैंने अपने घर में केवल किताबें ही किताबें देखी। हमारे घर की सारी संपदा यही थी। हम बहुत मामूली कपड़े पहनते थे, हम बहुत मामूली जीवन जीते थे, हम मामूली खाना खाते थे, लेकिन गैर मामूली किताबें पढ़ते थे। और बचपन में जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी वो मेरे पापा, मैं पिता को पापा कहती थी, वो पापा के द्वारा मेरे ऊपर डाल दी जाती थी कि मैं शाम को ऑफिस से आऊँगा तो पूछूँगा, तुम गांधी जी की सत्य के प्रयोग के 50 पन्ने पढ़कर रखो, नेहरू जी की आत्मकथा पढ़कर, मेरी कहानी के 20 पन्ने पढ़कर याद करो, मैं आकर पूछूँगा। और सितम ये कि आकर वो भूलते नहीं थे, वो पूछते थे। तो आप सोच सकते कि मेरे कैसे पिता थे। तो एक तरह से मेरे लिए लिखना एकमात्र विकल्प था, और ये बहुत पहले तय हो गया कि मैं थोड़ा बहुत लिखूंगी, क्योंकि ऐसा था कि मैं और कुछ नहीं कर सकती थी, और शायद जो और कुछ नहीं कर सकता वो लेखक बन जाता है। तो हम अपने मामूलीपन में बड़े मगन थे। हम रोज़ मार खाते थे घर में, और रोज़ बाद में शाम के समय कुछ ना कुछ लिखा करते थे, ऐसी बातें लिखा करते थे जो किसी की समझ नहीं आती थी। एक बार मैंने लिखा, मम्मी बहुत ख़राब है, इनके दोनों कान पकड़ के ऐंठने चाहिए। और वो मेरा कॉपी कहीं पापा के हाथ में पड़ गई। उन्होंने कहा, ये तुमने क्या लिखा है? मैंने कहा, हमने लिखा, हमें एक दिन मार पड़ी थी इसलिए हमने लिखा। तो मुझे लगता है ये सभी कुछ शुरुआतें नहीं होंगी। और फिर धीरे धीरे जब मैं इंदौर पहुंची तब वहाँ पर वातावरण में साहित्य था। तो मैं ये बहुत ही निसंकोच तरीके से बड़े गर्व से कहती हूँ कि मध्य प्रदेश ने मुझे कहानीकार, कवि और लेखक बनाया। सबसे पहले जागरण के रविवासरीय संस्करण में अपनी कविता भेज दी, प्रयोगवादी प्रियतम। अब वो छप गई, घर में किसी को पता नहीं था। अचानक उन्हें पता चला भाई ममता अग्रवाल तो लिखने लगी है। तो हमारे घर में चीज़ों को बहुत ही सहजता से लिया जाता था। ना तो कभी किसी ने बड़े चलो वाला उत्साह दिया है, और ना कभी किसी ने कहा कि चुप रहो,
मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पहले आप अंग्रेजी कविताओं से शुरुआत हुई है और फिर कथा साहित्य की तरफ बढ़ गई, ऐसा? नहीं, देखिए, अंग्रेजी तो पढ़नी थी क्योंकि बेरोजगारी से बचना था। कविता में लिखती थी लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पर दुरुस्त रहती थी और मैंने लगातार ये कोशिश की कि मैं ऐसा पढ़ लूँ कि लोग मुझे आकर सिलेक्ट करें, मुझे जाकर गिड़गिड़ाना ना पड़े, और मैंने वो जीवन बनाया। मेरा अगला सवाल गीतांजलि श्री जी से, और लगभग इसी तरह का एक सवाल है कि नाटक ने आपकी कहानी और उपन्यास में बहुत मदद की है, दिखता है ऐसा, पर मैं चाहती हूँ कि हमारे पाठकों को ये पता चले कि जब आप दो विधाओं से जुड़े होते हैं या दो भाषाओं से जुड़े रहते हैं, इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, तो नाटक ने आपको किस तरह कहानी में, उपन्यास लिखने में मदद की? नाटक मेरे जीवन में बाद में आया, शुरू में नहीं। और कहानी लेखन, वो ये चीज़ें कुछ सहज अपने आप ही होती रही। और मैं कहानी ही लिख रही थी जब मुझे लगा, आपने मेरा उपन्यास माई पढ़ा है, मुझे लगा कि अभी मैं और कुछ नहीं लिख सकती, मुझे माई लिखना है। माई के बारे में, मेरी माँ की पीढ़ी की जो औरतें हैं उनके बारे में। तो जब वो मैंने लिखना शुरू किया तो मुझको ये नहीं मालूम था कि ये निबंध बनेगा, कि कहानी ही रहेगी, कि कुछ और बनेगा, और कुछ बनेगा भी कि नहीं ये भी नहीं मालूम था। लेकिन मुझे ये पता था कि ये लिखना मेरे लिए ज़रूरी है। जब मैं ये लिख लूँगी तभी कोई एक रास्ता पार करूँगी और जिधर जाना है उधर जाऊँगी। तो इस तरह के कोई एक आंतरिक दबाव में मैंने माई लिखा, और वो मेरा पहला उपन्यास बना। और वहाँ से सिलसिला कहानी और उपन्यास का ही रहा। नाटक मेरे खेल खेल में शुरू हुए। कुछ मित्र थे नाटकों से जुड़े, बाद में वो बहुत जानी मानी निर्देशक रहीं, अनुराधा कपूर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली की डायरेक्टर भी रही वो। तो वो मित्र थी, मुझसे सीनियर थी, और उन्होंने मुझसे कहा कि एक वर्कशॉप में उन्होंने मुझसे कहा कि तुम लिखो नाटक। तो मैंने कहा कि मैं लिख पाऊँगी? तो उन्होंने कहा मैं बता रही हूँ लिख पाऊँगी। तो मैंने कहा आपको पता है तो मैं करती हूँ कोशिश। और वहाँ से नाटक लेखन शुरू हुआ। पर मैं अभी भी अपने को नाटककार नहीं मानती हूँ, वो मेरे लिए एक ग्रुप एक्टिविटी है। जो बाकी लेखन है वो मुझे मेरे एकांत में रखता है। नाटक मुझे एक तरह की कम्युनिटी से जोड़ता है, एक तरह के फॉरेन संप्रेषण की ज़रूरत से जोड़ता है। तो बिल्कुल दूसरे तरह की एक्सरसाइज है, और मुझे लगता है कि ये बड़े अजीब तरह से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं और अलग भी हैं। नाटक से मैंने ध्वनि का मज़ा सीखा, और शायद लिखने में भी मेरे लिए ध्वनि बहुत बड़ी चीज़ बनती चली गई। तो मैं पढ़ती हूँ, मैं सुनती हूँ अपने लिखे को भी, दूसरे के लिखे को भी। ये चीज़ शायद नाटक से ही आई है। दोनों के जो शुरू के उपन्यास हैं और इनफैक्ट बाद के भी उपन्यासों में भी हमारे जो रूढ़िगत समाज हैं उनको देखने के नज़रिए हमको दोनों के उपन्यासों में मिलते हैं। इनफैक्ट जो पहला उपन्यास है, शुरुआती जो काम है उसमें, तो मैं गीतांजलि जी से मैं पहला क्वेश्चन करती हूँ कि जब आप माई लिख रही थी, और मुझे उसकी सबसे खूबसूरत बात ये लग रही थी कि जो माँ अपने लिए जगह नहीं बना पाती है उस समाज के हिस्से में होके, वो कैसे अपनी बेटी के लिए सीढ़ियाँ लटकाती है। ये शब्द आपके ही हैं। तो ये चीज़ है, ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो इस रूढ़िग्रस्त समाज को आप तिरोहित में भी देख रही हैं, माई में भी देख रही हैं, और कुछ रेत समाधि में भी वो चीज़ आती है। तो क्या स्वतंत्रता से, एजुकेशन से, सब कुछ से, इन सब से के बाद भी क्या कुछ फ़र्क नहीं हुआ है, या हुआ है तो किस तरह हुआ है? आज के दौर में आते आते मुझे लगता है सिनिसिज्म बहुत बढ़ गया है। थोड़े अफसोस की भी बात है, आज उस तरह से आदर्श मतलब ज़रूर होगा, होनहार युवक अभी भी हैं और वो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, उम्मीद कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारे वक्त में ये बिल्कुल इसका बोलबाला था। हम तो जुटे हुए थे कि हम बदलेंगे सब कुछ अपने जीवन में, समाज में, हम तो करेंगे ही करेंगे। ज़रूर हम आगे भी बढ़े हैं, जैसे स्त्री के मामले में बहुत सी बातें आगे भी हुई हैं, लेकिन माई इसी के बारे में है कि हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं कि ये एक लीनियर जर्नी है और हम आगे बढ़े हैं, और बहुत माने में हम शायद
नहीं बढ़े हैं आगे, और शायद हमसे पहले वाली औरतों ने कुछ अपनी ज़िंदगी में कर लिया था जो हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत अपने लिए जगह उन्होंने बना ली थी। तो इसको कोई सरलीकरण की तरह से ना लिया जाए। ममता जी से सवाल कि ममता जी ने उस समय जब कौमारी का मिथक बहुत जोर से घूसा मारने जैसा था, उस समय उन्होंने बेघर लिखा, और बेघर होना दो तरह से था। वो आज के वक्त में जब ममता जी ने ये उपन्यास लिखा था, उस समय और आज के समय में मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के ज़माने में नकली यौन झिल्ली बनाने का व्यापार बहुत तेज़ी से चल रहा है, और बार बार लड़कियां जाती हैं। व्यापार भी बहुत बड़ा है और क्यों भी बहुत बड़ी है। देखिए, बेघर जब मैंने लिखा, मेरे दिमाग में केवल एक तो चरित्र थे और एक तो घटनाएं थी। वो घटनाएं ऐसी थी मैं पूरी समझी नहीं थी। वो मेरी माँ को कोई अपनी ट्रेजिडी लड़की बता रही थी। ये 1970 के दिन थे जब मैंने बेघर लिखा। मैं बम्बई में एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में थी। शाम के समय सारी लड़कियां अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती थी। मैं ना तो अविवाहित थी और ना मैं परित्यक्त थी, तो मेरे पास बॉयफ्रेंड की कमी थी, कोई समय नहीं बीतता था मेरा। तो मैंने एक दिन रवि से पूछा, रविंद्र कालिया से पूछा फ़ोन पे एसटीडी कॉल से। मैंने कहा भाई मैं बड़ी बोर होती हूँ, सारा हॉस्टल खाली होता, क्या करूँ? उन्होंने कहा तुम नॉवल लिखो। मैंने कहा ठीक है, हम लिख देंगे। मुझे कोई चुनौती देता मैं फट से ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है, कर देंगे। तो मुझे ये लगा उस समय कि कौमार्य अपने आप में एक बहुत बड़ा मिथक है, इसको तोड़ना चाहिए। क्योंकि कितनी गलत बात है कि आज तक विश्व के कई समाजों में स्त्री को केवल शारीरिक कौमार्य से ही कुमारी माना जाता है। बेघर में मैंने यही दिखाया है कि वो उस लड़की से प्रेम करता है, परमजीत नायक, और वो उसको लेकर अपने ऑफिस में जाता है, घर भी नहीं। और जब उसे लगता है कि मैं उसके जीवन का पहला पुरुष नहीं हूँ, वो अपनी प्रेमिका को छोड़ देता है। वो उससे शादी नहीं करता और एक तकनीकी रूप से कौमार्यवती लड़की से, ठस लड़की से, रमा से वो शादी कर लेता है। तकनीकी रूप से वो एक सफल पति बनता है, लेकिन हृदय से वो बेघर हो जाता है। तो ये जो मिथक है कौमार्य को लेकर, तो बेघर की दरअसल जो थीम थी वो पूरी मेरी ना समझ में आने के बावजूद मैंने उठाई, और उसमें कई पात्र मेरे बीच हाथ से छूट गए। जैसे संजीवनी है, उसका पता नहीं क्या हुआ, बाद में वो अकेली रह गई और बैंक में काम करती रह गई। आज मैंने लिखा होता तो मैं संजीवनी को बनाती बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर, और ये बताती कि वो इतनी सफल हो जाती कि परमजीत की बॉस बनती दफ्तर में, तब न्याय होता। तो ये फ़र्क है पिछले 50 साल में और आज बेघर को लिखे 50 साल हो गए। तो उतने बीच में समाज बदला है। आज लड़की के सामने कौमार्य कोई हवा नहीं रह गया है। आज लड़कियों ने अपनी बात कहनी, अपने को असर्ट करना, अपनी नौकरी ढूंढनी, अपना व्यक्तित्व ढूंढना, अपना प्रेमी ढूंढना, अपना परिवार चूज करना, ये सब उसने आज सीख लिया है। आज लड़कियां चुप रहने वाली लड़कियां नहीं हैं, आज सब बोलने वाली लड़कियां। मेरा अगला सवाल गीतांजलि जी से, और मैं तिरोहित को लेकर कुछ बात आपसे करना चाहूँगी कि तिरोहित की जो दुनिया है वो एक रूढ़िगत समाज है जिसमें बंद दीवारों में औरतें रहती हैं। तो क्या बंद दीवारों में रहने वाली औरतों के पास कोई गुंजाइश होती है खुली सांसों के लिए? तिरोहित के बहाने मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ। आपने सवाल पूछा पर जवाब भी दे दिया। तो छत तो हमेशा होती है, और खुली छत और छत के ऊपर सिर्फ आसमान। तो इसका किताब में भी है,
और जब अंग्रेज़ी में इसका ट्रांसलेशन हुआ तो वो तिरोहित के लिए उनको कोई सही इक्विवेलेंट शब्द नहीं मिल रहा था। और मैंने ही सुझाया एक दूसरा टाइटल जो बहुत सबको पसंद आया था, वो था द रूफ बीनीथ देयर फीट। तो कुछ खिलवाड़ से शुरू हुआ तिरोहित, और हुआ ऐसे कि जो खासकर उत्तर भारत पर, शायद दक्षिण में भी ऐसे ही है, जो पुराने मोहल्ले आप लोग सब जानते हैं कि घर बहुत पास पास हैं या एक ही छत के नीचे बहुत से घर हैं। तो मुझे जिस चीज़ ने प्रेरित किया वो इसी इमेज ने कि छत एक है और नीचे बहुत से घर हैं, और घरों में बहुत ही रूढ़िग्रस्त, बहुत ही हो सकता है कट्टर समाज और उसके नियम कानून चल रहे हैं, लेकिन छत पे कौन किसी को रोक सकता है। तो इश्कबाजियाँ भी छत पर होती हैं, कोई इधर से निकल कर, कोई उधर से चढ़कर, अब कौन किसको कहाँ पकड़े वहाँ उस छत पे, वो पूरी दुनिया है वहाँ पर। तो बात यहाँ से मेरे मन में शुरू हुई और खेल खेल में आगे बढ़ी। पर इश्क आदमी औरत का इश्क नहीं था, ये दो लड़कियों की दोस्ती बन गई और उसको लेकर एक पूरा उपन्यास बना। और ज़रूर जब हम दमन तो है ही जीवन में, और कुछ कम्युनिटीज़, आज हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का देखा तो गज़ब का प्रोग्राम था वो। तो ऐसा दमन है कि आपने तो पूरी कम्युनिटीज़ को अदृश्य कर रखा है, दरकिनार कर रखा है, आपको पता ही नहीं है उनके बारे में कुछ। ये सब तो है ही, लेकिन हम हर कोई कितना भी दमित हो वो अपने रास्ते भी ढूंढ रहा है, बना रहा है। तो तिरोहित शायद इस बात को लेकर था कि वो छत पे निकल के आप उन्हें नहीं रोक सकते, वो जितने आगे, जितने ऊंचा उन्हें जाना है वो जाएंगे। मुझे बहुत मतलब धन्यवाद के भाव से वाली बात कहनी है कि आपके सारे के सारे जो उपन्यास हैं वो अतिक्रमण लांघते हुए, और कई लोगों ने जब आपके ऊपर लिखा तो इस तरह से टाइटल में ही दिया था कि अतिक्रमण लांघते हुए। तो माई से जो बात शुरू हुई थी वो अभी तक आई। मेरा अगला प्रश्न ममता जी से है। ममता जी, जो लेखक है कहते हैं कि दूर से समय को सूंघ लेता है, और जब मैंने दौड़ पढ़ा था तो मुझे नहीं समझ आया था कि ये जो दौड़ आप पकड़ रही हैं वो अंत में आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ जाएगी। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी कि आपने उस वक्त में इस वक्त को कैसे देखा। देखिए, दौड़ ऐसा है कि हम उस समय इलाहाबाद में थे और एक दौर था जब हमारे परिवार में भी और हमारे समस्त पड़ोसियों और मित्रों के परिवार में, परिचितों के परिवार में बच्चे बड़े हो रहे थे और बच्चों के करियर बनाने की चिंता माता पिता के ऊपर सवार थी। तो हम बच्चों को इतना डरा देते थे अपने सपनों से कि बच्चे योग्य निकल गए। उन्हें लगा इस नरक से, इस किचकिच से, माँ बाप की किचकिच से बचने का एक ही उपाय है कि अपनी योग्यता बढ़ाओ। और उन्होंने अपनी योग्यता बढ़ाई, घर के घर खाली हो गए, परिवार खाली हो गए, बच्चे सब चले गए, घर में रहेगा क्या, माता पिता कुत्ता और कार। तो ये सब देखकर मैंने जो खाली साए साए करते घर देखे, अपना भी घर देखा साए साए करता, तब मुझे लगा कि वाकई में एक बहुत बड़ी ये समस्या है, ये दौड़ है। और दौड़ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम सबको चूहा दौड़ में लगा देते हैं, लेकिन रहे तो चूहे ही है सब, अभी तक दौड़ रहे हैं वो लोग। आप जो कह रहे हैं कि नेगेटिव लिखा जा रहा है, इसका मतलब नहीं, नेगेटिव की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बुद्धिजीवी जो धारणा का क्रिएटर है, ओपिनियन सोर्स है, वो किस तरह से समाज में और मतलब लिखे और अच्छी तरीके से कि जो आप लोग अपने जो अंदर द्वंद अभी आपने बताया हर सर समझ गए। नेगेटिव की बात होता ये है, जो भी समय होता है आप समय से थोड़ा आगे तो चलते हैं, बहुत आगे नहीं चल सकते, क्योंकि आप केवल सपना दिखाने का काम नहीं करते, आप यथार्थ में दिखाते हैं। प्रेमचंद ने जहाँ बड़े घर की बेटी जैसी आदर्शवादी प्रारंभिक किस्म की कहानी लिखी,
वहाँ उन्होंने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कफन भी लिखी। इसी तरह से आज का लेखक पहले समय की विषमता और अंधकार को बता रहा है। हो सकता है आगे आपके सामने कुछ ऐसे भी लोग आए जो ये बताए कि संस्कार क्या होता है, अच्छी बातें क्या होती है, अच्छा परिवार क्या होता है। लेकिन सूक्तियाँ बहुत जल्दी थक जाती है। और आप छात्र, ये रिश्ता नहीं होता है बुद्धिजीवी और लेखक और पाठकों का। आपने कहा धारणा क्रिएटर, मैं कहूँगी संवाद इनिशिएटर। ये हमारा काम है और हम वही करते हैं।